हेलो एंड वेलकम बैक टू डब्ल्यूएम क्लासेस। आज की वीडियो जो है वो होने वाली है मेरी सक्सेस स्टोरी पे। अल्हम्दुलिल्लाह द सक्सेस स्टोरी ऑफ द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो पोजीशन है इस पे मेरी आंखें दे वर सेट फ्रॉम अ पीरियड ऑफ टाइम जब मैं स्कूल में थी। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड इन माइंड कि जब मुझे इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करनी है उसके बाद आई हैव टू अपीयर इन दिस पर्टिकुलर पोस्ट. Finally, as soon as I completed my masters in 2022, so as soon as I completed my masters, उसके कुछ ही टाइम के बाद, like I think it was a 6 months period और 8 months I would say, तो ये जो पोजीशन है इसकी जो एडवर्टीज़मेंट है वो आउट हो गई. देयर वर ऑलमोस्ट 11 पोस्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. सो आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे लगा कि यार शायद जैसे मेरे लिए ही ये पोस्ट निकली हैं कि अभी मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है, अभी मैं एलिजिबल हुई हूँ एंड मैं बहुत टाइम से इसका वेट कर रही थी. और एक्चुअली ये जो पोस्ट है ये अराउंड 10 ईयर के स्पैन के बाद ही जो है वो देखने को मिलती है. So I was happy and also I would say I was confident about it क्योंकि इसका जितना भी सिलेबस है it was something जो मैं काफ़ी टाइम से अपने मतलब देखती आ रही थी कि ये इसके लिए ऐसे करना है, इसके लिए ऐसे करना है. I was already studying क्योंकि my father he also appeared in this particular notification but he could not come to the mains examination. So I had in mind कि मुझे इसके लिए appear होना है. सो फॉर्चुनेटली वो इस बार क्या हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ कि 2 नोटिफिकेशंस जो है वो इकट्ठे आ गई. इन द ईयर 2023 देयर वर अबाउट 11 पोस्ट्स व्हिच वर एडवर्टाइज्ड. अगेन इन द ईयर 2024 देयर वर मोर पोस्ट्स एडवर्टाइज्ड अराउंड आई थिंक 80 समथिंग पोस्ट. सो टोटल कितनी 99 पोस्ट जो है वो एक साथ जो है निकली थी. एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट कि इतनी सारी पोस्ट जो है वो एक साथ मिली थी. यहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो फर्दर बूस्ट हो गया कि नाउ आई थिंक आई कैन डू इट क्योंकि खूब सारी पोजीशन से सो यू आपको लगता है कि यार अब आपका नंबर जो है वो फंस सकता है बीच में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि कौन कौन लोग हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं. सो फॉर दिस एग्जाम द मिनिमम क्वालिफिकेशन हैज़ टू बी masters in what? Masters in you have to have a masters in either economics, statistics, mathematics, कॉमर्स और कंप्यूटर एप्लीकेशंस. ओके, तो इन सब सब्जेक्ट्स में जो भी लोग मास्टर्स कर चुके हैं वो लोग एलिजिबल होते हैं. एंड ऑल्सो देयर इज़ दिस एज गैप ऑफ 40 ईयर्स. 40 ईयर्स से ऊपर जो नीचे आए होते हैं 40 ईयर्स से नीचे जो भी एज ग्रुप में फॉल करते हैं वो सब लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल होते हैं. सो एट दैट टाइम आई थिंक आई वॉज 24 to 25 ईयर्स जब ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था. सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि अभी मुझे चांस मिल रहा है. दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग. सो आई हैव टू वर्क फॉर इट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डेडिकेशन. आई वॉज डेडिकेटेड फॉर दिस पोस्ट क्योंकि मुझे पता था दिस चांस विल नॉट कम टू मी अगेन. I was thinking of this also because I am a married person. I have my own family. Alhamdulillah, I also have 2 sons. So I knew कि अगर इस पॉइंट पे मैं मिस कर जाती हूँ क्योंकि एज अ मदर आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आई कैन नॉट कीप ऑन डेडिकेटिंग मोर टाइम टू स्टडीज़ लंबे टाइम तक क्योंकि देर आर वेरियस अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल. सो मुझे था कि मुझे इसी बार में ही करना है किसी तरीके से. एंड फॉर दैट थिंग माई फैमिली वॉज वेरी मच सपोर्टिव. मेरी पूरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया, वो मेरे बच्चों को देखने के लिए हो या फिर माई हस्बैंड ऑल्सो इवन ही वॉज देयर विद मी एट ईच एंड एवरी पॉइंट. मेरा स्टडी मटेरियल हो, मेरी रिविजन्स हो, मेरा मोरल बूस्ट करने की बात हो. सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट आई वुड से कि फैमिली जो है आपकी फैमिली की जब तक आपके पास सपोर्ट नहीं है तब तक ये करना जो है बहुत डिफ़िकल्ट है. सो देयर वर टाइम्स जब मुझे लगता था कि यार नहीं हो पाएगा मुझसे क्योंकि ऑब्वियसली एनी पोजीशन आप निकाल रहे हो देयर इज़ अ वास्ट सिलेबस. फिर आपको सबको रिवाइज़ करना है, नई चीज़ें पढ़नी है, इतने सारे लोगों के साथ कम्पीट करना है. तो यू थिंक देयर आर पीपल हु कैन डू मच मोर बेटर. सो कई बार जो है इंसान डिमोटिवेट भी हो जाता है. सो कीपिंग योर मोटिवेशन अप वो बहुत ज़रूरी है. एंड उसके लिए यू नीड सम पीपल जो आपका मोरल जो है वो कंटिन्यूसली जो है उसको बूस्ट करते रहें. यू शुड नॉट बी सराउंडेड बाई सच पीपल जो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करें कि ये बहुत मुश्किल होगा, नहीं कर पाओगी. कमिंग टू द सिलेबस पार्ट, तो इसमें जो है कौन कौन से पेपर्स होते हैं. फर्स्ट पेपर इज़ जनरल इंग्लिश का पेपर.
उसमें देयर इज़ अ ग्रामर पार्ट एंड देन देयर इज़ कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। आपको लेटर राइटिंग होती है, ऐसे राइटिंग है, उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग है एंड ऑल दोज थिंग्स। इन ग्रामर में भी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे जम्बल्ड वर्ड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद मतलब दे कैन आस्क यू एनीथिंग बेसिकली, ठीक है। एडजेक्टिव्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए, नाउन्स हो गए, बट दे कैन आस्क यू इन एनी वे, क्योंकि जिस हिसाब से आई वेंट थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो उस वैसा जो है एग्जैक्टली पेपर आया नहीं था। स्पेशली इस बार के टाइम में क्या हुआ था कि द वे वी वर एक्सपेक्टिंग कि क्या आएगा और जो आया था वो बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस तरीके से जो है वो अलग था। मतलब देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर गोज़ फॉर जनरल इंग्लिश, द सेकेंड पेपर जो होता है दैट इज़ ऑफ जनरल स्टडीज़, ठीक है। तो अर्लियर तो जो सिलेबस दिया है उसमें देवर टू पार्ट्स, एक पार्ट जो है वो MCQ पार्ट होता था एंड देन देयर वाज अदर पार्ट जिसमें थोड़ा बहुत आपको जो है क्वेश्चंस वर देयर, बट दिस टाइम इट वाज एंटायरली डिफरेंट। एक पार्ट उन्होंने जो रखा था दैट वाज ऑफ एप्टीट्यूड से आपके जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, MCQs नहीं थे। देयर वर क्वेश्चंस व्हिच वर ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। देन द अदर पार्ट वाज ऑफ जनरल स्टडीज़, जिसमें करंट अफेयर एंड जो स्टैटिक नॉलेज है आपके उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस वर आस्क्ड। सो दैट वाज द पेपर 2 जनरल स्टडीज़। देन द थर्ड पेपर वाज ऑफ जनरल इकोनॉमिक्स, जिसमें बेसिक जो इकोनॉमिक्स है उसके जो है क्वेश्चंस पूछे हुए थे एंड पीपल फ्रॉम ऑल द बैकग्राउंड्स, बीट मैथमेटिक्स, कॉमर्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमर्स, एनी background, they had to appear for this general economic paper. This time the level of this general economics paper was higher up. So जब मैं भी गई थी एग्ज़ाम देने के लिए अपना जनरल इकोनॉमिक्स का, सो आई हैड इन माइंड कि बहुत बेसिक पेपर आएगा। सो आई डिड नॉट रिवाइज एवरीथिंग, मतलब जो हमारा ऑप्शनल का पेपर था, सिंस आई हैड इन ऑप्शनल मेरा इकोनॉमिक्स 1 और इकोनॉमिक्स सेकेंड ऑप्शनल था, तो आई ऑलरेडी हैड कवर्ड एवरीथिंग। बट दैट डे मुझे लगा कि यार मुझे ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई एम ऑलरेडी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड। बट और प्रीवियस ईयर पेपर देख के ऐसा लगता था कि यू डू नॉट नीड टू स्टडी एनीथिंग पर्टिकुलर, स्पेशली इफ़ यू हैव इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड। सो इवन आई डेंट रिवाइज मच, बट जब वहाँ पे पेपर देखा, पेपर का लेवल अच्छा खासा ठीक था, मतलब यू नीड टू रिवाइज। बट ठीक है, हो गया वो पेपर भी। एंड देन द पेपर 4 इज़ जनरल स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स वाला ये पेपर भी हर किसी को ही अपीयर होना पड़ता है, बी इट एनी बैकग्राउंड। सो उस पेपर का लेवल भी अच्छा खासा था, बट सिंस मेरा स्टैटिस्टिक्स पे बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं था, तो मैंने अच्छी खासी रिवीजन जो है की थी। इनफैक्ट आई वुड टेल यू ऑनेस्टली, जब मैंने ये अप्लाई किया था इस पोजीशन के लिए, सो द ओनली पेपर विच आई वाज वरीड अबाउट वाज जनरल स्टैटिस्टिक्स पेपर, क्योंकि मैंने आज तक कभी स्टैटिस्टिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। एंड ऑनेस्टली देयर वर मेनी टॉपिक्स विच वर वेरी न्यू टू मी, मुझे उन सबको अच्छे तरीके से पढ़ना था। एंड आई न्यू कि अगर एक भी पेपर में थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो आई कुड लूज़ इट ऑल। सो दिस वॉज द पेपर जहाँ पे मुझे अपना सबसे ज़्यादा 100% देना था। सो आई मेड श्योर कि मैं इसको अच्छे से रिवाइज करके जाऊँ, एंड इट वेंट वेल, आई वुड से इट वॉज गुड। देन देर आर 2 ऑप्शनल पेपर्स, ठीक है। ऑप्शनल पेपर में यू गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, हर एक सब्जेक्ट से भी होते हैं, एंड देर आर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो कमिंग टू द पार्ट, मेरे ऑप्शनल क्या थे? मेरे ऑप्शनल वर इकोनॉमिक्स फर्स्ट एंड इकोनॉमिक्स सेकंड। सो मैंने दोनों के दोनों पेपर जो हैं वो अपने इकोनॉमिक्स के ही लिए थे। ऑल्दो यू कैन टेक अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शनल्स। अगर आप इकोनॉमिक्स में से ही देखिए तो बहुत सारे होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स रहती है, रूरल इकोनॉमिक्स रहती है, एंड देन देर इज़ आई थिंक कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो देयर, आई एम नॉट श्योर, ओके। सो लेट्स लीव इट देयर। बहुत सारे मतलब आपके पास ऑप्शनल पेपर होते हैं, अराउंड 20 to 25 देर आर सब्जेक्ट्स जो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ पेपर ऐसे जैसे KS में या UPSC में माना जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी है, उसका बहुत लिमिटेड सिलेबस है, सो जो भी न्यू कमर्स होते हैं वो ज़्यादातर उसी पेपर को लेते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे भी कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिनका काफ़ी लिमिटेड सिलेबस है और आप उनको लेके भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। सो आई टुक माई ओन, जिसमें मैंने मास्टर्स किया था। आई न्यू कि मुझे इसमें होल्ड है, और कहीं ना कहीं आई जस्ट नीड टू रिवाइज, आई नीड टू ब्रश अप थिंग्स, एंड मुझे नई चीज़ें कलेक्ट करनी है। कहीं ना कहीं मेरे कुछ ना कुछ जो हैं डाउट्स जो थे वो ऑलरेडी क्लियर थे टू सम एक्सटेंट। ऑल्दो मेरे केस में ये हुआ था, सिंस आई डिड माई मास्टर्स इन कोविड टाइम,
तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी। सो वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस ऑनलाइन फेज़। अगर आप उस टाइम में एकेडमिक्स में थे तो वहाँ पे इंसान उतना एक्टिव नहीं रहता है। सो वो अगर आई थिंक अगर मैंने अपनी जो मास्टर्स है वो ऑफलाइन में की होती तो आई वुड हैव बेनिफिटेड मोर। अनफॉर्चुनेटली इट वाज इन एन ऑनलाइन मोड और मैं बहुत एक्टिवली अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अटेंड नहीं कर रही थी। सो उसकी वजह से मुझे एफ़र्ट्स थोड़े और डालने की ज़रूरत थी। बट आप लोग जब अपीयर होगे तो वी नो कि अब वी कैन ओनली विश और हम दुआ कर सकते हैं कि ऐसा फेज़ वापस कोविड जैसा ना आए जिसकी वजह से हम सबकी लाइफ्स जो हैं वो स्टक हो जाएं और क्लासेस जो हैं वो हमें ऑनलाइन मोड से लेनी पड़े। सो ऑफलाइन इज़ वे बेटर, आई वुड से मच 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 बेटर। तो अगर आप ऑफलाइन मोड से अपनी मास्टर्स कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करते हैं तो इट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू। सो नाउ कमिंग टू द प्रिपरेशन फेज़। सो जब मैं प्रिपेयर कर रही थी सो आई डिवाइडेड द एंटायर सिलेबस की इतने टाइम में ये वाला पेपर करना है, इतने टाइम में ये वाला पेपर करना है। आई डिडंट टुक इवन जनरल इंग्लिश लाइटली। उसके लिए भी आई केप्ट अ सेपरेट नोटबुक ताकि मैं इस पे भी जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो काफ़ी सारी अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकूं। सो सारे जो है मैंने डेज़ वाइज जो है अपना सिलेबस डिवाइड कर लिया था कि इतने दिनों में ये वाला पार्ट करना है, इतने दिनों में ये वाला पार्ट करना है। सो जब हम अपने सिलेबस को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि आपके पास इतना टाइम पीरियड है, से यू हैव अ टाइम पीरियड ऑफ 5 मंथ्स, ठीक है। तो अब आपको पता है, स्ट्रैटेजी आपके पास है कि मुझे इतने टाइम ये वाला पेपर जो है इतने टाइम में कवर करना है और ये वाला पेपर इतने टाइम में कवर करना है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आ जाती है इंसान को, क्योंकि यू नो कि आप इतने टाइम में कवर कर लोगे। वो जो एक केओस का आ जाता है सीन कि यार एग्ज़ाम आ गया, मेरा तो सिलेबस कवर ही नहीं है या इतना सारा पार्ट बचा है, वो चीज़ कभी नहीं रहेगी, ठीक है। आई डेंट हैव एनी टाइम टेबल कि मुझे 5 बजे उठना है, फिर उसके बाद पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है। देयर वाज नथिंग एज सच। बस मुझे ये पता था कि अगर मुझे 7 दिन में ये 4 टॉपिक्स कवर करने हैं तो एनी हाउ मुझे वो करने हैं, ठीक है। अब मुझे उसके लिए रात को उठना पड़े, दिन को लाइब्रेरी में ज़्यादा आवर्स बिताने पड़े, इट डजेंट मैटर, बट मुझे 7 दिन में वो करने हैं किसी भी तरीके से। एक दिन उसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में बिल्कुल भी ना पढूं, ठीक है, 2 दिन बिल्कुल भी ना पढूं, लेकिन फिर 5 दिन मुझे अपना टाइम ज़्यादा डेडिकेट करना पड़ेगा। सो आई मेड श्योर कि जो मेरी डेडलाइंस हैं उनसे पहले मेरे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएँ। ऑल्सो आई मेड श्योर कि मेरे हर एक टॉपिक के जो नए नोट्स हैं, क्योंकि अभी जो करंट वाले आप जितने आप नए नोट्स बनाते रहोगे, आप लिखते रहोगे, वो चीज़ उतनी ही आपके माइंड में क्या होती है, ज़्यादा फ्रेश होती जाती है। अगर आप किसी चीज़ को रीड कर रहे हो, आई थिंक मतलब हर किसी की अपनी पर्सनल तरीका होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने का, किसी भी चीज़ को अप्रोच करने का। सो इन माई केस आई हार्डली, जब तक मैं किसी चीज़ को लिखती नहीं थी, लाइक आई यूज़ टू राइट एवरीथिंग, तब तक मुझे satisfaction नहीं मिलती थी कि I have understood this concept. So I would study anything, then I would keep it in mind and after that I would write it in my own words. तो वो मेरे अपने नोट्स थे। हर एक टॉपिक के लिए मैंने अपने नोट्स को बनाने शुरू किए। सो अगर हम देखेंगे कि ऐसे थोड़ा थोड़ा तो मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रही थी, क्योंकि 2023 से ये नोटिफिकेशन आउट थी, लेकिन एट दैट टाइम आई वाज आल्सो वर्किंग अ पार्ट टाइम जॉब, अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब आई वाज देयर। सो आल्सो आई हैड सम हेल्थ इश्यूज़, तो उसकी वजह से एक कांस्टेंट जो स्टडी पीरियड होता है वो मेरा नहीं चल पा रहा था। तो जो मैंने एक्चुअली अपनी पढ़ाई शुरू की है दैट वाज फ्रॉम 2024 मार्च ऑनवर्ड्स, ठीक है। अगस्त में हमारा एग्ज़ाम हुआ है और मार्च से मैंने एकदम मतलब डेडिकेटेड तरीके से अपनी पढ़ाई जो है करनी वो स्टार्ट की थी। और अपना जो टाइम टेबल है, जो फ्रेमवर्क है अपना, वो मैंने मार्च से लेके जुलाई तक जो है वो बनाया था। सो इसी टाइम पीरियड में मैंने अपने सारा का सारा सिलेबस जो है कवर किया था। नाउ देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनके मुझे नए से पढ़ना था, जिनके मुझे नोट्स चाहिए थे, जिनकी मुझे वीडियोस देखनी थी। तो जो मटेरियल था वो मैंने कहाँ से लिया? सो आई रेफर्ड अ लॉट नंबर ऑफ बुक्स जहाँ से भी मुझे मिल रही थी। यूट्यूब वीडियोस जो है मैंने वो देखी। उसके बाद आई वेंट टू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फैकल्टी डिपार्टमेंट, वहाँ पे गई। आई वेंट टू द प्रोफेसर्स लिंक्स, वहाँ पे उन लोगों ने जो नोट्स पोस्ट किए हुए थे मैंने उसका भी यूज़ किया। So I'm very thankful to the AMU fraternity as well. I'm alumni of Aligarh Muslim University. वहीं से मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है। Although उस टाइम में I didn't make use, but अपनी स्टडीज़ के टाइम में मैंने अपने सारे प्रोफेसर्स के जो नोट्स हैं
उनका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया है, ठीक है। वहाँ से भी मुझे मिला है। देन देयर वर सर्टेन टॉपिक्स जो मैंने डिवाइड किए हुए थे अपनी फैमिली के साथ। सो फॉर द जीएस पार्ट एंड फॉर द स्टैटिस्टिक्स पार्ट मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हस्बैंड को भी दी थी। सो आई टोल्ड हिम कि आपको इस सब का मटेरियल जो है वो मेरे लिए लेके आना है। एंड देयर वर सर्टेन टॉपिक्स जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई केप्ट ऑन हिम कि यू हैव टू मेक मी अंडरस्टैंड, बिकॉज देयर वर सम कॉन्सेप्ट्स जो मुझे लग रहा था कि अगर he'll make me understand, it will become easier for me. So I had left it on him. बाकी coaching or anything, I didn't take any coaching. मेरी सेल्फ स्टडी रही है लाइब्रेरी में। आई वेंट टू लाइब्रेरी एंड देन आई वुड कम बैक एंड आई विल जस्ट रिवाइज ऑल द थिंग्स। तो जून तक मेरा सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। आई वुड से अप्रैल मई जून, सो 4 months, आई टुक 4 months टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस। देन जुलाई का जो मंथ था, आई हैड 1 month जिसमें मैं अपना सारा का सारा सिलेबस रिवाइज कर सकूँ। सो फॉर दैट आई वुड पर्टिकुलरली सिट इन वन रूम। मैं अपने रूम में बैठती थी। सो वो मंथ जो था वो मेरी पूरी फैमिली ने मेरा जो है उसमें साथ दिया, क्योंकि एट दैट टाइम आई हैड अ 4 month old, मेरा छोटा बच्चा था। सो ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं इतना टाइम स्टडीज़ में दूं और फिर मैं अपना घर भी देखूं। सो दैट वाज नॉट पॉसिबल। उसके लिए मेरी दोनों फैमिलीज़, मेरे इन लॉज भी और मेरे अपने पेरेंट्स भी जो हैं वो टाइम टू टाइम उन लोगों ने अपना टाइम डिवाइड करके कुछ टाइम के लिए, लाइक माई मदर वुड कम, मेरे ब्रदर सिस्टर जो हैं वो आ रहे थे, दे वुड हेल्प मी। और फिर कुछ टाइम में मेरे जो इन लॉज हैं, मेरी मदर इन लॉ जो हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं, वो सब लोग आ रहे थे घर पे। सो आई हैड एवरी सपोर्ट विच आई कुड गेट फ्रॉम अ फैमिली। तो मैं अपने रूम में होती थी, आई वुड गेट माई फूड देयर एंड एवरी थिंग देयर। सो मेरी रिविजन्स हो जाती थी। शाम को आई वुड गो आउट विद माई हस्बैंड और हम अपने राउंड्स वहाँ पे लगाते थे। सो आई वुड रिवाइज एवरीथिंग। ही वुड आस्क मी क्वेश्चंस कि इस टॉपिक के बारे में बताओ। सो आई वुड जस्ट रिकॉल दैट। सो जब भी आप क्या करते हो कि किसी भी टॉपिक को रिकॉल करते हो तो वो आपकी मेमोरी में क्या होता है, वो ज़्यादा अच्छे से सिंथेसाइज हो जाता है। सो दैट वुड ऑल्सो गिव मी कॉन्फिडेंस कि अच्छा ये सब मैंने जो दिन में रिवाइज कर रखा है अब ये मेरी मेमोरी में अच्छे से बैठ गया है, ठीक है। दैट जस्ट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस। तो 1 महीने जो है वो ये वाला फेज़ चलता रहा। नाउ अगस्त में जो है फाइनली जो है वो एग्ज़ाम्स आ गए। ऑल्दो दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैं किसी एग्ज़ाम के लिए इतने अच्छे से प्रिपेयर थी, बट मुझे लगता है कि जितना आप ज़्यादा प्रिपरेशन आपने की होती है ना, उतना ही ज़्यादा डर का माहौल होता है। सो आई डोंट नो उस बार मेरे साथ क्या हो रहा था। इवन कि मैं जनरल इंग्लिश का पेपर देने जा रही थी। सो जनरल इंग्लिश इज़ समथिंग विच इज़ वेरी जनरल। मतलब अगर आपका जो है स्पोकन इंग्लिश या फिर आपका जो है इंग्लिश इन जनरल अगर आपका मतलब अच्छा है, गुड इनफ, तो आपको उस एग्ज़ाम की इतनी टेंशन नहीं होती है। बट इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम कि मतलब आई कुड नॉट राइट एनीथिंग। इतना डर लग रहा था कि यार पता नहीं कैसे हो पाएगा। और तो पेपर ईजी था, ऐसा नहीं कि पेपर इंग्लिश का डिफ़िकल्ट था, बट एक होता है ना कि आपने जब किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की होती है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ना पाने का डर भी उतना ज़्यादा हो जाता है। इंसान कहते हैं कि नहीं यार पढ़ने से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आता है कॉन्फिडेंस, लेकिन अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि यार जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो बहुत डर लग रहा है, आई वुड से जितना ज़्यादा पढ़ा होता है डर उतना ही ज़्यादा लगता है। तो अगर आपको डर लग रहा है एग्ज़ाम देने से पहले, आई वुड से इट इज़ अ गुड थिंग। बट देन आई इन द नेम ऑफ़ अल्लाह मैंने अपनी सब दुआ जो है वो पढ़ी अच्छे तरीके से, और फिर पानी जो है आई टुक सम सिप्स ऑफ वाटर। आई स्टिल रिमेंबर वो अजीब सा माहौल था एग्ज़ाम हॉल में। एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग, और फिर उसके बाद मेरा पेन जो है वो मेरे उस पेपर से नहीं उठा एंड आई फिनिश्ड इट। फिर उसके बाद बाकी एग्ज़ाम्स भी इसी तरीके से जाते रहे। सो जितने भी जीएस के पेपर थे, GS 2, 3, 4, आई वुड से वो मेरे बहुत मतलब इंसान कहता है ना कि सेटिस्फैक्शन होती है कि यार बहुत अच्छे पेपर्स हो गए, नाउ आई डोंट हैव टू वरी। तो उतने अच्छे नहीं गए क्योंकि पेपर्स जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत डिफरेंट आए थे। सो ऑल द एस्पिरेंट्स एंड ऑल दोज हु हैव क्लियर्ड दिस नोटिफिकेशन, आई थिंक दे वुड एग्री विद मी कि हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पेपर नहीं आया था। उस वजह से बहुत अच्छे शायद पेपर नहीं भी हुए, मतलब मेरे केस में तो बहुत अच्छे पेपर्स नहीं हुए थे। बट जब मैंने ऑप्शनल के पेपर दिए तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो गया, क्योंकि ऑप्शनल के पेपर जिस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किए थे मुझे पता था कि आई वुड स्कोर गुड इनफ। तो वहाँ से शायद मुझे लग रहा था कि शायद अब मेरे मेंस के अंदर होने के चांसेस कुछ ना कुछ बनते हैं। ऑल्दो नोबडी इज़ यू नो, ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी नहीं कह सकता कि यार मैं तो डेफिनेटली इन हूँ। सो देयर इज़ ऑलवेज़ अ फियर। तो वो फियर मेरे मन में भी था।
देन अगस्त में हमारा एग्ज़ाम हुआ, बहुत टाइम लग गया उसके बाद रिज़ल्ट आने में। आई थिंक इट वाज 31 जनवरी। सो दिस नोटिफिकेशन हैज़ बीन वेरी स्पेशल टू मी, इसलिए मुझे सारे के सारे इवेंट्स लगभग याद हैं कि किस दिन क्या हुआ है, किस दिन क्या हुआ है। दिस वाज वेरी टफ, मतलब जो बीच में ये पीरियड था वेटिंग पीरियड की, कब रिज़ल्ट होगा, कब वो सब होगा, तो बहुत वेट किया है इस सब के लिए। तो 31 जनवरी को जो है जो रिज़ल्ट है हमारा वो डिक्लेयर हुआ था। तो सबसे पहले मैंने छुपके ही जो है देखा कि मेरा रोल नंबर है कि नहीं है। सो दिस वाज द रोल नंबर जो मैंने मगअप करके रखा था कि यार जिस दिन भी रिज़ल्ट आएगा तो मुझे अपना एडमिट कार्ड ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई मगड अप अ रोल नंबर। सो आई वाज से कि यार बस सीधे देखना ही है एक झटके में कि है कि नहीं है। सो एज़ देवर 2 नोटिफिकेशंस, तो दोनों नोटिफिकेशन का रिज़ल्ट जो है वो अलग अलग से निकला था। तो मैंने एक ही नोटिफिकेशन में अपना देखा कि मेरा रोल नंबर था, एंड आई वाज सो हैप्पी कि चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इंटरव्यू के लिए कॉल जो है वो मुझे भी आ गया है। देन आई शेयर्ड इट विद एवरीवन इन माय फैमिली। तो लेटर ऑन आई फाउंड कि मेरा जो रोल नंबर था वो दोनों नोटिफिकेशंस में था। सो यहाँ से मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा दोबारा से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि सिंस मेरा जो रोल नंबर है वो दोनों नोटिफिकेशंस में अपीयर हुआ है, आई वाज शॉर्टलिस्टेड इन द फर्स्ट नोटिफिकेशन एज वेल एज इन द सेकंड नोटिफिकेशन एज वेल। तो अब मुझे लगा कि यार अब मुझे इंटरव्यू के लिए उतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर सिलेक्शन इट इंक्रीजेज, क्योंकि अगर आपका दोनों लिस्ट में अपीयर हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो मेरिट में रैंक है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर था। तो वहाँ से मुझे ये श्योरिटी होगी कि यार इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो एक अलग चीज़ है कि जिस दिन तक रिज़ल्ट आए तब तक इंसान को रहता है कि यार होगा सिलेक्शन या नहीं होगा, क्योंकि आपको कभी भी ये चीज़ श्योर नहीं है कि आपकी डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगी। तो फिर आता है इंटरव्यू का फेज़। हम लोगों ने बहुत 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 फ़ाइट किया है कि इंटरव्यूज़ टाइम पे हों। वी वेंट टू सेक्रेटरीट्स, वी वेंट टू JKPSC ऑफिस मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, वी ईमेल्ड देम, वी डिड ऑल थिंग्स। तो इस पर क्या हो गया था कि देयर वर सर्टन केसेस जो बिल्डअप हो गए थे। सो किसी भी नोटिफिकेशन के बाद देयर आर सर्टन पीपल, दिस ग्रुप ऑफ जो लोग होते हैं उनको बस होता है कि यार किसी तरीके से एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जाए। अगर उनको लगता है कि यार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, दे आर अप टू इट कि ये फेयर सिलेक्शन प्रोसेस नहीं था और वो किसी ना किसी तरीके से उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं। ऑल्दो इट वाज अ वेरी 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 फेयर रिक्रूटमेंट, मैं कहूँगी। मतलब आई वुड से मेंस जो हुआ था हमारा, नोबडी कैन से कि यार मेंस में चीटिंग हुई थी या कुछ हुआ था। इवन जो पेपर्स भी आए थे वो भी देवर डिवास्टेटिंग, आई वुड से, मतलब बहुत ही अजीब तरीके के पेपर थे। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था, बट स्टिल देयर वर केसेस। तो उन केसेस की वजह से जनवरी में रिजल्ट आया। वी वर एक्सपेक्टिंग कि अप्रैल में हमारा इंटरव्यू हो जाएगा। देन वी वर सेड कि मई में हो जाएगा, जून में हो जाएगा, जुलाई में, अगस्त, सितंबर में फाइनली जाके जो है हमारे जो इंटरव्यूज़ हैं वो लिए गए थे। ऑल्दो हर मंथ वी वर टोल्ड कि नेक्स्ट मंथ आपके इंटरव्यूज़ होंगे। सो इतना पीरियड यहाँ पे हमारे पास ये एक अजीब सी फीलिंग थी कि यार नेक्स्ट मंथ होने वाला है, बट देन नेक्स्ट मंथ भी नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं 1-2 मंथ तो अच्छे से वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, बट देन ऐसा लगता था कि यार सब झूठ है, नहीं होने वाला है इंटरव्यू। तो हम लोग फिर बहुत डीले हो गए, एवरीबडी, क्योंकि अब जब इंसान को लग रहा है कि यार नहीं हो रहा है तो इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए नहीं बैठेगा, ठीक है। फिर फाइनली जब हमें अगस्त में ये कंफर्मेशन मिली कि सितंबर से आप लोगों के एग्ज़ाम्स, नो दैट वाज नॉट इन सितंबर, दैट वाज इन अक्टूबर। सितंबर में हम लोग गए, इट वाज 25 सितंबर। वहाँ पे JKPSC के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने हमें बोला फाइनली आपके जो इंटरव्यूज़ हैं वो होने वाले हैं। सो वी मेड श्योर कि इंटरव्यू पक्का होंगे। हमने उनको क्रॉस क्वेश्चन भी किया कि सर पक्का इस बार होंगे ना, कि हम यहाँ से ये चीज़ लेके जाए कि होगा, एंड फिर उसके बाद दोबारा से हम लोगों के साथ हो जाए कि नहीं हो रहा है इंटरव्यू। सो ही सेड कि आप जाओ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, इस बार डेफिनेटली आपके जो इंटरव्यूज़ हैं वो 8 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। सो वी टुक हिज वर्ड, एंड उन्हीं की बात जो है उसी पे 8 अक्टूबर से हमारा इंटरव्यू शेड्यूल भी निकला, फ्रॉम 8 अक्टूबर टू 16 अक्टूबर, ठीक है। हमारे जो इंटरव्यूज़ हैं वो कंडक्ट हुए, एंड फिर 17 को अराउंड रात के 12 से 12:30 के बीच में जो है हमारा रिज़ल्ट भी हो गया था, ठीक है। द सेम डे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन इतने छोटे पीरियड में आप कोई क्या ही करता, बट देन फिर अगेन आई डिड द सेम थिंग। इस सिलेबस को, इस वाले पार्ट को इतने दिन दिए, इस वाले पार्ट को इतने दिन दिए, बट हमारा जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था दैट वाज डिफरेंट। जब हम इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए हमें पता चला कि
बैकग्राउंड से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, दे वर डायरेक्टली टारगेटिंग यू, आपका जो बैकग्राउंड है, जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं दे वर आस्किंग दोज की जैसे यू नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, आप कहाँ से आए हो, सो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चंस होंगे, आपने जहाँ से स्कूल से पढ़ा है, कॉलेज से पढ़ा है, सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सो देयर वाज नथिंग लाइक दैट, वो डायरेक्टली आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो सब्जेक्टिव हो रहा था इंटरव्यू। अब द डे आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, डर था इंटरव्यू का, बट आई जस्ट वांटेड कि किसी तरीके से ये ख़त्म हो जाए इंटरव्यू, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के लिए नहीं पढ़ा था आई वुड से, क्योंकि आई हैड दिस गिल्ट विद मी कि यार जब मेरा बच्चा न्यूबॉर्न फेज़ में था तो मैंने उसको बहुत इग्नोर किया है फॉर दिस एग्ज़ाम। तो अपनी वो मेंस देने के बाद आई डेडिकेटेड माई एंटायर टाइम विद हिम, तो उस पीरियड में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था इंटरव्यू के लिए कि मैं पूरे का पूरा अपना सिलेबस जो है वो रिवाइज़ किया। आई न्यू कि इट्स जस्ट 15 to 20 मिनट्स, अब अगर होगा तो हो जाएगा। So that was the thing I had in my mind, honestly I would say. Also the reason behind this was मुझे कहीं ना कहीं था कि यार दोनों नोटिफिकेशंस में है, अब वो क्या कर लेंगे। तो दिस इज़ द थिंग आई एम टेलिंग यू, अगर आपके मेंस में मार्क्स अच्छे हैं, सो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हो जहाँ पे इंटरव्यू भी है, अगर आपके मेंस में एग्ज़ाम अच्छे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद मी। जब मैं इंटरव्यू पैनल के सामने गई, सो ऑन दैट डे देयर वर 2 पैनल्स, वी वर आस्क्ड कि आप देयर वर सर्टेन चिट्स, तो आप कोई भी चिट उठा लो, सो इट वाज ऑन अ रैंडम बेसिस, तो जो भी चिट उठाओ उस पर अगर आपका पैनल फर्स्ट आता है या पैनल सेकंड आता है, जो भी पैनल आता है उसी पैनल में आपको भेजा जाएगा। सो जो इनिशियली जो मेरा पैनल आया था, सो एवरीबडी वाज सेइंग कि ये एक मतलब अगर 2 चीज़ें होती तो ऑलवेज देयर इज़ अ कंपैरिजन, तो द पीपल वर सेइंग कि पैनल फर्स्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा कोऑपरेटिव, सो आई गॉट दैट पैनल ओनली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज सून एज आई एंटर्ड द रूम, सो वहाँ पे ऑलरेडी देयर वाज अ प्रोफेसर ऑफ माइन फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हु वाज इन द पैनल, सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई वाज आस्क्ड टू मूव टू द सेकेंड पैनल। अब लगा कि यार इस पैनल में भेज दिए हैं यार, कुछ लक आज काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे भी आई वॉज मेड टू वेट। लास्ट में जो है जाके मेरा नंबर आया, ऑल्दो इट वाज 4th or 5th ऑन दैट डे, 4th or 5th नंबर पे मेरा इंटरव्यू होने वाला था, बट देन आई वॉज पुश्ड टू 20th or 21st। तो लास्ट में मेरा इंटरव्यू हुआ। जब मैं इंटरव्यू रूम के अंदर आई वॉकड इन, तो दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस डायरेक्टली कि अब फ्रॉम द बैकग्राउंड ओनली। अब क्या हुआ कि व्हेन दे स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस, तो वो बिल्कुल ही जो मेरे सब्जेक्टिव था, ठीक है, जो मेरा सब्जेक्ट का एरिना था, वो उससे क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे थे। सो बैक टू बैक मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि जो मुझे लग रहा था यार आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट, मैं कैसे आंसर दूंगी उनको, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। स्टिल मुझे कहीं ना कहीं वो डर नहीं था बीच में, बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि आई हैड इन माइंड कि मेंस में मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे हैं, सो डोंट वरी, तुझे बस ये इंटरव्यू जो है वो किसी न किसी तरीके से क्लियर करना है। एंड दैट वाज समथिंग विच वाज इन माई माइंड, क्योंकि मुझे मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स ने बोला था कि यू जस्ट हैव टू अपीयर इन द इंटरव्यू, डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू अपीयर इन द इंटरव्यू। तो मुझे भी वही था कि मुझे बस इंटरव्यू में अपीयर होना है, टेंशन मत ले। तो आई वॉज आस्क्ड अराउंड 17 to 18 क्वेश्चंस आई वुड से, और उसमें से आई थिंक देयर वर 6, 7, 8 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिनका मुझे आंसर बहुत अच्छे से, क्या मतलब बहुत मिनिमल पता था। एंड 6 to 7 क्वेश्चंस में तो आई जस्ट स्ट्रेट अवे सेड सॉरी। एंड देन देयर वाज दिस वन पैनल मेंबर हु सेड कि आप तो LSR से पढ़ी हैं, आपको तो ये आना चाहिए। एंड आई कुड नॉट से एनीथिंग। सो द लास्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा था वो दैट वाज कि आज आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा था? सो आई सेड यस, पढ़ा था। सो फॉर्चुनेटली जब मैं इंटरव्यू रूम के अंदर घुसी हूँ, सो उसके मतलब मेरा जब नंबर आने वाला था उससे सिर्फ 1 या 2 कैंडिडेट्स पहले जब जा रहे थे, तो मैंने उसी वक्त आज का न्यूज़पेपर खोला और आई जस्ट थॉट कि यार थोड़े हेडलाइंस जो हैं वो देख लेते हैं, वरना सुबह से मैंने नहीं पढ़ा था। एंड वही मुझे वहाँ पे काम भी आ गया लास्ट में। दे सेड कि आपको उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या लगा है, ठीक है। सो देयर वर 2 न्यूज़ जो इकोनॉमिक्स पॉइंट से रेलेवेंट थी, तो मैंने वही उनके साथ डिस्कस की। उसके साथ जो है वो मेरा इंटरव्यू जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। सो अब डर था कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा। 10 दिन के वेट के बाद जो है रिज़ल्ट भी हो गया, और उस दिन मैंने अपना जब नाम देखा तो
पहले तो सोचा था कि यार सिलेक्शन हो जाएगी तो ये करूँगी वो करूँगी, ऐसा फ़ील होगा वैसा फ़ील होगा, बट ऑनेस्टली बताऊँगी जब मैंने सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखा तो सिर्फ रोना आया, बहुत रोना आया, बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने मुझे इस काबिल समझा कि कहीं ना कहीं आज मैंने भी अपना नाम जो है ऐसे किसी लिस्ट में देखा है। मतलब बहुत सारे अपने रिलेटिव्स के आसपास के लोगों के नाम देखते थे तो बहुत अच्छा फ़ील होता था, और कहीं ना कहीं लगता था कि यार क्या कोई दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हमारा नाम भी आएगा, हमारे पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे, हमारी फैमिली बहुत खुश होगी। तो आई थिंक इस पॉइंट पे अपनी खुशी नहीं होती है, हमारी सक्सेस की वजह से जो हमारी फैमिलीज़ और हमारे जो लव्ड वंस होते हैं उनको जो खुशी होती है, वो जो प्राउड फील करते हैं उसके लिए ज़्यादा खुशी हो रही होती है। और एक्चुअली वही हुआ, मतलब आई एम स्टिल फीलिंग नॉस्टैल्जिक थिंकिंग बैक अबाउट दैट डे। तो बहुत रोना आया, फिर पूरी रात आई कुड नॉट स्लीप। तो अभी भी वो प्रोसेस चल ही रहा है। उसके बाद थोड़ा सा सिंक इन किया कि यस फाइनली लिस्ट में नाम आ गया है, नाउ इट्स ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय जर्नी। सो आई वुड से कि जब मतलब मैं इस फेज़ में थी अपनी मास्टर्स के बाद, 2022 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ और 2025 में मेरा सिलेक्शन हुआ। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो कंटिन्यूसली ना आपको डिमीन करने की कोशिश करती रहती है। इवन आई वाज आस्क्ड बाय सो मेनी पीपल, अच्छा कुछ कर रही हो या नहीं कर रही हो। अच्छा मेरे से ना जो एक्सपेक्टेशंस थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, क्योंकि जब मतलब आई कम्प्लीटेड माई 12th स्टैंडर्ड तो उसके बाद आई वॉज हैविंग आर्ट्स ओनली, तो मेरे सब्जेक्ट्स जो थे वो आर्ट्स थे, ठीक है। तो उसमें आई वांटेड कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो अटेंड करूं, और sending especially a girl child to a city which is far away from your home, it was a difficult decision back then. आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी लड़कियों को ये चांस मिल रहा है कि वो बाहर जाके पढ़ें, बट बैक देन इट वाज अ डिफ़िकल्ट चॉइस। और मेरे पेरेंट्स को भी कॉन्स्टेंटली जो है सोसाइटी क्वेश्चन कर रही थी कि अब क्यों भेज रहे हो अपनी बेटी को, क्यों भेज रहे हो, बट दे केप्ट देयर कॉन्फिडेंस इन मी। उन लोगों ने मुझे भेजा, मेरी मास्टर्स भी जो है वो अच्छे इंस्टीट्यूट से हुई। इट वाज all their confidence, or I would say to all the girls also, to the boys I would not give any suggestion या advice, लेकिन girls को मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर आपके पेरेंट्स आप पे एतमाद रख के आपको बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, मेक श्योर कि आप उनकी जो उम्मीदें हैं उन पे पूरा उतरो, इन द सेंस कि आप पढ़ने के लिए जा रहे हो तो पढ़ने के लिए ही जाओ, ऐसी वैसी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व ना ही करो तो अच्छा है। ऐसी वैसे इन द सेंस कि अपना टाइम वेस्ट करो, ठीक है। आप बोल रहे हो कि यार छोड़ो अब आ गए हैं तो पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, नहीं हो रही है पढ़ाई, घूमने चलते हैं यहाँ चलते हैं, मतलब दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट, बट अपना सारा टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि अगर आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका टाइम वेस्ट करने की वजह से अगर एक गलत एग्जाम्पल सेट होती है आपकी सोसाइटी में, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा और जो डिज़र्विंग लड़कियाँ हैं उनसे ये चांस जो है वो छीना जा सकता है। Another thing I would like to share is कि I got married when I was 24 only, ठीक है। तो मेरी शादी जल्दी हो गई। At that point also everybody was questioning कि अब तो इसकी बहुत जल्दी शादी करा दी, अब तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, अब तो इसका कुछ बन ही नहीं पाएगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू गेट मैरिड, ठीक है। मेरी स्टडीज़ जो है वो कंप्लीट हो गई थी, मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था। अब मुझे कुछ नहीं था कि मुझे पीएचडी नहीं करनी है, आई हैड दिस इन माइंड मुझे पीएचडी नहीं करनी है। मेरा यूजीसी नेट जो है वो भी जो है क्वालिफाई हो गया था। सो नाउ ऐसा कुछ नहीं था कि जो मुझे अभी और एकेडमिकली जो है अचीव करना था। ऑल दैट वॉज इज़ कि अब मुझे कोई ना कोई एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। अब अगर आपका पार्टनर जो है वो अगर आपके साथ जो है अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके सक्सेस के बीच में आ सकती है, अगर आप खुद डेडिकेटेड हो। हाँ, अगर आप खुद लेज़ी हो जाते हो कि नहीं अब मुझे नहीं पढ़ना है, यू लुक फॉर रीजंस, यू लुक अप फॉर एक्सक्यूजेस, तो फिर वो कभी नहीं होगा। बट आई वुड से मैरिज नेवर कम्स इन टू योर सक्सेस, इन टू द पाथ ऑफ योर सक्सेस, अगर आपकी फैमिली अच्छी है, अगर आप खुद डेडिकेटेड हो। मुझे भी हमेशा एम्बैरस किया जाता था कि हाँ अब तो क्या ही हो पाएगा, हाँ अब तो बच्चे भी हो गए, अब नहीं हो पाएगा, बट दीज थिंग्स कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड मी कि अब तो यार करना ही पड़ेगा। अब इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कुछ बहुत चीज़ हूँ, मैंने पेपर निकाला, नहीं, मेरे और भी बहुत सारे साथ में ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग होंगे, बट जस्ट 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर की वजह से, क्योंकि मेरा लक उस वक्त फेवर कर गया, तो मैंने शायद उस वजह से ये एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर लिया। वो नहीं कर पाए इसका ये मतलब नहीं है दे वर लेस डिज़र्विंग, दे वर ऑल्सो इक्वली डिज़र्विंग, बट एट द एंड ये थोड़ा लक का भी हिसाब होता है, ठीक है। और
कहते हैं कि अगर आपने मेहनत की हो तो आपकी मेहनत अल्लाह ताला ज़ाया नहीं जाने देते। तो शायद अल्लाह ताला ने दुआएं जो हैं मेरी फ़ैमिली की, मेरे लव्ड वंस की, उनको भी सुन लिया, और शायद अल्लाह ताला ने जो मैंने मेहनत की थी उसको भी देखा। उस सब के मद्देनज़र जो है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता और इंसान कुछ भी नहीं है। हम सब जो हैं, हम सब ने मिट्टी हो जाना है। अल्लाह ताला ने अगर मुझे ये मौका दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हुआ है, अब मेरी एक ही कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं इस पोजीशन के साथ जस्टिस कर सकूं। सो लेट्स सी, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड एंड आई एम वेरी थैंकफुल सबसे पहले टू अल्लाह ऑलमाइटी जिन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी, उसके बाद टू ऑल माई फैमिली जिन्होंने हमेशा हमेशा मेरा सपोर्ट किया, मेरे स्कूल से, कॉलेज से, और इनफैक्ट मेरे प्रिपरेशन टाइम में भी, टू माई एंटायर फैमिली, माई एक्सटेंडेड फैमिली। सो दैट वाज इट, थैंक यू सो मच।